गुड मॉर्निंग साथियों। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम भारत में ब्रिटिश वायसरॉय अथवा गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन वो उनके बाद आने वाले कुछ गवर्नर जनरलों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, लॉर्ड डफरिन का जो समय था वह 1884 से 1888 के मध्य था। इनके समय एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा, जो एक आईसीएस ऑफिसर रहे थे, उन्हीं के निर्देशन में 30 दिसंबर 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। साथियों, इनके समय का दूसरा महत्वपूर्ण जो कार्य था वो था भारत में सिविल सेवाओं में सुधार के क्रम में 1886 में एटिंसन आयोग का गठन। यद्यपि आरंभ में उनका उद्देश्य अपने साम्राज्यवादी हितों को और अधिक सुदृढ़ करना था, कांग्रेस की स्थापना करना, लेकिन बाद में जब कांग्रेस उनके साम्राज्यवादी हितों से आगे बढ़ते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सही अर्थों में नेतृत्व करने वाली संस्था के रूप में उदय हुआ, तो कांग्रेस के निर्माण अथवा स्थापना को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की संज्ञा दी थी लॉर्ड डफरिन ने। और साथियों, वो इतने अधिक चिढ़ गए थे या इतने अधिक अंदर से आत्मगिलानी से गुजरे कि उन्होंने कांग्रेस को मात्र कुछ अल्पसंख्यक भारतीयों की संस्था की संज्ञा दी, जबकि वास्तविक अर्थों में ऐसा नहीं था। लॉर्ड डफरिन के बाद जो गवर्नर जनरल या वायसरॉय बने वो थे लॉर्ड लैंसडाउन। इनका जो समय था वो 1888 से 1894 के मध्य था। साथियों, इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी 1891 में पारसी मूल के बीएम मालाबारी व एसएस बंगाली के प्रयासों से सरकार द्वारा, अर्थात ब्रिटिश सरकार द्वारा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 10 को पारित करना। इस अधिनियम के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 14 वर्ष से कम आयु के लड़के के विवाह का निषेध घोषित किया गया। और साथियों, इस अधिनियम के लिए तिलक द्वारा इसे भारतीयों के मामले में अंग्रेजों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप मानकर इसका भारी विरोध का उल्लेख मिलता है। बाद में ब्रिटिश पत्रकार व इतिहासकार वेलेंटाइन चिरोल द्वारा अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक तथा आर्य समाज को भारत में अशांति के जनक की संज्ञा दी गई। और तिलक द्वारा 1881 में अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन भी इसी समय किया गया। और साथियों, एक विशेष बात यह थी कि कालांतर में यानी बाद में तिलक वेलेंटाइन चिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने हेतु लंदन जाने का उल्लेख मिलता है। महाराष्ट्र क्षेत्र में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने हेतु 1893 में तिलक द्वारा गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सवों की शुरुआत का भी उल्लेख मिलता है। लॉर्ड लैंसडाउन के बाद जो अगले महत्वपूर्ण हमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल मिलते हैं वो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, 1894 से 1899। साथियों, इनका समय था 1897 में अकाल से राहत हेतु जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन इनके समय में ही हुआ। और इनके बाद में जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन।
लॉर्ड कर्जन का समय 1899 से 1905 के मध्य था, और यदि हम संपूर्ण ब्रिटिश काल में भारत के प्रति सर्वाधिक नकारात्मक एवं प्रतिक्रियावादी विचार रखने वाले गवर्नर जनरलों की बात करें तो उनमें सबसे बड़ा नाम लॉर्ड कर्जन का था। वो बहुत ही साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के गवर्नर जनरल थे। साथियों, कांग्रेस की समाप्ति के प्रथम प्रत्यक्षदर्शी होना उनकी अंतिम इच्छा थी साथियों, और वो ये मानते थे कि कांग्रेस किसी भी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे और बहुत ही सतत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। ब्रिटिश काल में यद्यपि रेलवे का सर्वाधिक विकास इन्हीं के समय हुआ, और इसके लिए 1902 में उन्होंने रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक आयोग, रेलवे आयोग का भी गठन किया। 1899 में छप्पनिया काल से हुई भारी तबाही से निपटने हेतु 1900 में उन्होंने एंथोनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक आयोग का भी गठन किया। 1901 में राष्ट्रीय कृषि विभाग की स्थापना तथा सिंचाई क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से कॉलिन मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में 1901 में एक सिंचाई आयोग के गठन का भी श्रेय उन्हें दिया जाता है। साथियों, अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु या करने हेतु 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस सुधार आयोग का गठन भी इन्हीं के द्वारा करने का उल्लेख है, जिनकी सिफारिशों द्वारा 1903 में प्रांतों में सीआईडी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की शुरुआत का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। साथियों, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्रांतीय पुलिस संगठनों की शुरुआत भी इसी समय होती है। एक नोट आप याद करेंगे, भारत में सीबीआई का गठन 1942 में हुआ। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए उनके समय उनके द्वारा 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक सुधार आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर लॉर्ड कर्जन द्वारा 1904 में विश्वविद्यालय शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। और साथियों, यदि इस विश्वविद्यालय शिक्षा अधिनियम की बात करें तो इस एक्ट द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों को इस स्तर तक सरकारी नियंत्रण में ला दिया गया कि तत्कालीन भारत के जो विश्वविद्यालय थे वो संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक सरकारी नियंत्रण वाले विश्वविद्यालय बन गए थे। 1904 में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण हेतु एक अधिनियम पारित किया गया, और फिर जो प्राचीन जो धरोहरें थी उनको संरक्षित रखने का प्रयास भी लॉर्ड कर्जन द्वारा करने का उल्लेख है। साथियों, 1904 में तिब्बत पर आक्रमण करने हेतु यंग हस्बैंड अभियान भेजने व अंततः 1904 में ल्हासा की संधि द्वारा तिब्बत पर ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत, या यूं कहें तिब्बत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की शुरुआत होती है। इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को टर्न किया, वो था बंगाल का विभाजन। साथियों, 1905 में बंगाल विभाजन की घटना भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये विभाजन की घोषणा जो हुई थी वो 20 जुलाई 1905 में की गई। लागू ये 16 अक्टूबर 1905 में हुई, और राष्ट्रवादियों द्वारा इसे शोक दिवस घोषित किया गया। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे राखी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की,
क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे या यूं कहें राष्ट्रीय जो एकता, राष्ट्रीय भाईचारा जो था, उस पर एक बड़ा कुठाराघात था। यदि इस विभाजन का ब्रिटिश दृष्टिकोण से उद्देश्य को समझा जाए तो अंग्रेजों द्वारा विभाजन का तर्क बंगाल के प्रशासन को 2 भागों में विभाजित कर और अधिक जनहितकारी, सरल तथा बेहतर बनाने का प्रयास था, लेकिन वास्तविक उद्देश्य कुछ और था, और वो था साथियों, बंगाल में फूट डालो और राज करो की नीति द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त कर देशी रियासतों या राज्यों में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना। और साथियों, इन्होंने विशेष प्रयास ये किए कि जो पूर्वी बंगाल, जिसकी राजधानी इन्होंने ढाका घोषित की, उसको मुस्लिम बहुल बनाया, जिसमें असम को भी शामिल किया गया। और यदि पश्चिमी बंगाल की बात करें तो ये हिंदू बहुल, लेकिन संस्कृति भाषा के आधार पर इसमें उड़िया, बिहारी तथा बंगालीज को शामिल करना कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। बंगाल विभाजन का राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा न केवल भारी विरोध किया, बल्कि 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी एवं बहिष्कार के नवीन आंदोलन की घोषणा अथवा शुरुआत भी इसी की प्रतिक्रिया से होती है। 1906 में स्वदेशी के क्रम में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है। साथियों, अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा प्रथम बार स्वदेशी चित्रकारी की शुरुआत भी इसी समय से होती है। स्वदेशी आंदोलन का महाराष्ट्र क्षेत्र में जो नेतृत्व किया वो किया बाल गंगाधर तिलक द्वारा, पंजाब में किया लाला लाजपत राय द्वारा, और मद्रास प्रांत में जो किया वो चिदम्बरम पिल्लई तथा दिल्ली में सैयद हैदर रजा द्वारा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल के साथ विशेषतः गरम दलवादियों द्वारा संपूर्ण भारत में फैलाने या विस्तार करने का हमें उल्लेख भी मिलता है। साथियों, अंततः 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा भारी विरोध के दबाव स्वरूप बंगाल विभाजन को समाप्त घोषित किया। और यदि हम इस बात को और अच्छे से समझें तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा करजन की तुलना औरंगजेब की फूट डालो और सौहार्द को समाप्त करने वाली नीतियों से की। साथियों, यदि एकमात्र ब्रिटिश सम्राट जो भारत आए उसकी हम चर्चा करें तो वो भी जॉर्ज पंचम ही थे। जॉर्ज पंचम द्वारा ही 1912 में फिर कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने का श्रेय भी दिया जाता है। तो लॉर्ड कर्जन साथियों एक बहुत ही प्रतिक्रियावादी, भारत विरोधी, भारत के राष्ट्रवाद विरोधी गवर्नर जनरल थे, और उनकी नीतियों को बहुत बार कई तरीके से हम हमारे एकेडमिक और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो साथियों, आप इसे और अच्छे से पूर्ण मनोयोग से पढ़ेंगे, और जब जो भी सामग्री आपको और अतिरिक्त मिले उसे अपने इस टॉपिक में जोड़कर खुद को और मजबूती देंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। थैंक यू साथियों, जय हिंद।